चलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िएगा। छोटू कुमार, सोनू कुमार, गुड मॉर्निंग सभी को। अब आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। कुछ टेक्निकल इशू के कारण चलिए सीख जीके आर्यन, हाँ मिठू कुमार, चलिए ठीक है। रेसु राज, लखीसराय हाइलाइट्स, ठीक है तो स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आप लोग का क्लास थोड़ा सा लेट हो चुका था। हाँ राधे राधे। बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। एस रॉयल, जीके आर्यन, लखीसराय हाइलाइट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। सलोनी कुमारी, खुश रहो। आज का टॉपिक है एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है उसको पहले देख लीजिए और थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक है ना। क्वेश्चन आपका है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक। क्वेश्चन आपका है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, निकालना है। बीटा बराबर डी लैम्डा बटे 2d हम लोग को सिद्ध करना है। आज का क्लास में यही है। तो जैसा कि एक दिन और बता रहे थे, टाइम हो जाने के कारण हम लोग थोड़ा सा दो स्लिट है हम लोग का S1 और S2, दो स्लिट लिए हैं। S1 और S2 दो स्लिट लिए हैं और इससे कुछ आगे चलिए। कमेंट बाद में पढ़िएगा, कमेंट बाद में देखिएगा। आप पहले बोर्ड पर देख लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये पर्दा हो गया और ये स्लिट हो गया। स्लिट के बीच का दूरी को हम लोग 2d से सूचित किए हैं और यहां से एक लंब अर्धक पर्दा पर डाला गया है। दोनों स्लिट के बीच जो है एक लंब अर्धक CO डाला गया है, या इधर C ले लेते हैं, इधर O ले लेते हैं, इधर O ले लेते हैं, इधर C ले लेते हैं और यहाँ पर व्यतिकरण बनाएगा। तो एक प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा और दूसरा प्रकाश किरण यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर व्यतिकरण बिंदु P पर व्यतिकरण का प्रारूप प्राप्त हो रहा है। स्लिट और पर्दे के बीच का दूरी हम लोग कैपिटल D माने हैं और दोनों स्लिट के बीच का दूरी को हम लोग 2d माने हैं। यहाँ पर एक इस तरह से लंब डाल दीजिए तो ये बिंदु A मान लेते हैं। S2A के बीच पथांतर जो है S1P से और S2P के बीच का पथांतर हम लोग का डेल्टा x मान रहे हैं, डेल्टा x मान रहे हैं। ये कोण थीटा है और यहां से एक यहां से दे दीजिए तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये दूरी nवां फ्रिंज बिंदु P पर प्राप्त हो रहा है, yn हो गया। ये बिंदु O से बिंदु O पर केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होगा। फिर से आप देख लीजिएगा थोड़ा सा बढ़िया से फिगर पे, है ना, जो है फिगर में ही है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक हम लोग का क्वेश्चन है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक जो कि इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। दोनों स्लिट लिए हैं S1 और S2। दोनों स्लिट के बीच का दूरी हम लोग 2d लिए हैं और दोनों स्लिट के मध्य बिंदु C से पर्दा पर एक लंब अर्धक डाला हुआ है CO और जो पर्दा का दूरी हम लोग लिए हैं कैपिटल D लिए हैं। पर्दा के बिंदु O से बिंदु O पर केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होता है। बिंदु
ओ पर कौन सा फ्रिंज? केंद्रीय फ्रिंज, जिसको शून्यमा फ्रिंज भी कहते हैं, जहां से किसी फ्रिंज का दूरी को हम लोग मापते हैं। मान लेते हैं कि पर्दा पर एक बिंदु O है और वहीं पर हम लोग का फ्रिंज प्राप्त हो रहा है। कितना नंबर का फ्रिंज? nवां नंबर का फ्रिंज। ठीक है, तो nवां नंबर का फ्रिंज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर एक बिंदु S1 से, यानी कि प्रकाश स्रोत जो है, स्लिट जो है, S1 से एक प्रकाश तरंग जाएगा और एक तरंग S2 से जाएगा। दोनों जाकर क्या होगा? वहां अध्यारोपण होगा। क्या होगा? अध्यारोपण होगा, जिसके कारण व्यतिकरण का प्रारूप प्राप्त होता है। हम लोग एक यहाँ पर लंब डाले हैं S1 से, ये इस पर जो है एक लंब डाले हैं A, S1A, और S2A का मान हो गया डेल्टा x, यानी पथांतर। पथांतर मतलब पथ का अंतर, रास्ता का अंतर। S1A और S1P और S2P के बीच पथांतर हो गया क्या? डेल्टा x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस त्रिभुज में, देखिएगा यहाँ पर इसका लैंग्वेज भी लिखने के लिए आएगा, तो इतने की लिखना जितना भी हम बोले हैं। इसका आप लोग त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज PCO में, इसमें भी कोण देखिए थीटा है और इसमें भी कोण थीटा है। तो इसका लंब यानी कि S2A बटे S1 S2A थीटा के सामने लंब होता है, यहां भी थीटा के सामने लंब है। तो S2A थीटा के सामने देखिए लंब है, लंब बटे S1 S2 किए हैं। उसी तरह से इस त्रिभुज में थीटा के सामने लंब देखिए OP बटे PC। ठीक है, क्योंकि P उतना दूरी पर नहीं होता है, P जो है लगभग में यहाँ पर O के करीब होता है, इसलिए कि PC के जगह पर आप CO भी लिख सकते हैं। P अगर यहाँ पर रहेगा, ठीक है, तो PC के जगह पर आप CO लिख सकते हैं, P के जगह O लिख सकते हैं, तो CO हो जाएगा। लिख देते हैं, चूंकि P बिंदु O के बहुत करीब है, इसलिए PC के जगह पर आप लिखिएगा CO, और CO का मान आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो हम मान रखते हैं S2A की जगह देखिए पथांतर कितना दिया हुआ है? डेल्टा x। अब बटे S1 S2 दोनों स्लिट के बीच का दूरी दिया हुआ है 2D। OP का दूरी nवां फ्रिंज का दूरी दिया हुआ है yn, और PC की जगह CO लिए हैं, तो CO का दूरी दिया हुआ है कैपिटल D। आप इससे डेल्टा x बराबर 2D बटे D, 2D ऊपर चल गया, बटे D इंटू yn, ये निकाल लेंगे। फिर से देख लीजिएगा, हम लोग क्या किए हैं, एक बार इस त्रिभुज में लिए हैं, एक बार इस त्रिभुज में लिए हैं। एक बार त्रिभुज S1 S2A में और दूसरा बार त्रिभुज PCO में। तो थीटा के सामने लंब होता है, यहाँ भी थीटा के सामने देखिए लंब है, तो S2A बटे S1 S2 बराबर OP बटे PC, और P जो है जस्ट क्लोज टू OA, नहीं O के करीब है, तो PC के जगह CO लिख सकते हैं, PC की जगह CO लिख सकते हैं। अब सबका मान यहाँ पर रख दिए। देखिए आपका ये S2A की जगह पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पथांतर डेल्टा x, और आपका S1 S2 देखिए दोनों स्लिट के बीच का दूरी हम लोग माने हुए हैं 2D, है ना। OP की जगह तो है देखिए yn, nवां नंबर फ्रिंज प्राप्त हो रहा है बिंदु P पर। कोई भी दूरी हम लोग बिंदु O से मापेंगे, nवां नंबर का फ्रिंज प्राप्त हो रहा है बिंदु P पर, इसलिए इसका दूरी हम लोग लिए हैं, माने हुए हैं yn, नहीं, और इसके जगह पर कैपिटल D रख दिए हैं। आपको बताया गया है कि फ्रिंज के चौड़ाई किसको कहते हैं? दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच के दूरी को हम लोग कहते हैं फ्रिंज का चौड़ाई, नहीं, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंज के बीच के दूरी को कहेंगे फ्रिंज का चौड़ाई। तो nवां नंबर का फ्रिंज का चौड़ाई। अच्छा, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का जो फॉर्मूला होता है n लैम्डा, क्या होता है? n लैम्डा।
दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का फार्मूला होता है एन लैम्डा। और पथांतर की जगह यहाँ देखिए दिया हुआ डेल्टा एक्स, फिगर में भी आप देख सकते हैं H2A जो दिया हुआ है डेल्टा एक्स दिया हुआ है, तो डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा, नहीं डेल्टा एक्स की जगह क्या एन लैम्डा, डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा रख देंगे तो एन लैम्डा इक्वल टू व्हाट 2d अपॉन d इनटू ym। इससे ym का मान निकाल लीजिए, इससे हम लोग yn का मान निकाल लिए हैं तो d ऊपर चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा, yn बराबर d बाय 2d, d बाय 2d, yn निकाल रहे हैं d बाय 2d n लैम्डा। ये हुआ nवा नंबर फ्रिंज का दूरी, yn क्या है nवा नंबर फ्रिंज का बीच का दूरी। nवा नंबर जैसे 10वां नंबर, अगर 9वां नंबर निकालना है तो एक क्या करेंगे घटा देंगे, नहीं एक उसमें घटा देंगे। अगर n-1वां फ्रिंज के लिए yn-1 जहां जहां n है वहां वहां n-1 कर देंगे, d बाई 2d n-1 लैम्डा, ठीक है। और फ्रिंज का चौड़ाई निकालना है तो फ्रिंज का चौड़ाई को हम लोग बीटा से सूचित करते हैं, क्या चीज से बीटा से सूचित करते हैं। दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज के बीच के दूरी को हम लोग फ्रिंज का चौड़ाई, जैसे 10वां नंबर का फ्रिंज है मान लेते हैं इनकी जगह 10वां है तो 10वां का दूरी निकल गया और ये 9वां नंबर निकल गया फ्रिंज का दूरी, तो ये दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे। 10वां नंबर का दूरी यहां से लेकर 10वां नंबर यहां से लेकर 9वां नंबर घटाइएगा तो आ जाएगा 9 और 10 के बीच का दूरी। वही बात है कि एक बार nवां नंबर फ्रिंज का दूरी निकालिए और एक बार उसे एक कम वाला का दूरी निकालिए, अब फ्रिंज का चौड़ाई निकालना है, दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, नहीं दोनों को घटा देंगे। क्योंकि फ्रिंज का चौड़ाई जो होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला होता है बीटा से सूचित करते हैं दोनों के बीच के दूरी yn-1, दोनों का दूरी को क्या करेंगे घटा देंगे। एक बार n वाला जो दूरी निकला nवां नंबर का दूरी जो निकला, एक बार n-1वां नंबर का जो दूरी निकला, दोनों को घटा देंगे। तो yn का मान यहाँ आया हुआ है d बाय 2d n लैम्डा माइनस d बाय 2d n-1 लैम्डा, ठीक। तो बीटा बराबर d बाय 2d लैम्डा कॉमन ले लीजिए, बीटा बराबर d बाय 2d लैम्डा, यहाँ भी d बाय 2d लैम्डा यहाँ भी है, यहाँ m माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, ये n कट गया, यही आपका फार्मूला आ जाएगा d बाय 2d लैम्डा। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक आपका सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन में आता है तो यही आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फिर से आप देखिए लैंग्वेज आपको क्या लिखना पड़ेगा कि माना कि दो स्लेट का लैंग्वेज देख लीजिए क्या लिखना है। माना कि दो स्लेट के बीच का दूरी का हम लोग S1 S2 के बीच का दूरी हम लोग लिए हैं 2d और स्लेट और पर्दे का बीच का दूरी हम लोग लिए हैं कैपिटल D, ठीक है। और दोनों स्लेट जो आपका है S1 S2 दोनों के बीच लंब अर्धक, दोनों के बीच मध्य बिंदु से पर्दा पर एक लंब अर्धक डाला हुआ है CO, ठीक है। और बिंदु O पर केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होता है, यानी शून्यवां फ्रिंज प्राप्त होता है जहां से किसी फ्रिंज की दूरी को मापी जाती है। हाँ ठीक है, बता रहे हैं अनूप कुमार बता रहे हैं, थोड़ा सा दीजिए। और बिंदु O से nवां नंबर फ्रिंज yn दूरी पर nवां नंबर फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, nवां नंबर फ्रिंज प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखिए एक त्रिभुज ये लिए और एक त्रिभुज ये लिए, यही दोनों से हम लोग देखिए क्लियर है, जैसा कि अभी बताया था। अगला क्वेश्चन आप लोग की तरफ का है, जैसे अनूप कुमार पूछ रहे थे पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, नहीं अनूप कुमार का क्वेश्चन है आप लोग का कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर के बारे में देखिए, ट्रांजिस्टर क्या होता है, एक ट्रायोड बाल्ब के जैसा व्यवहार करता है। जैसे देखे थे कि दो को अगर ये करते थे आपका अर्धचालक का उपयोग करते थे, एक पी टाइप और एक एन टाइप के अर्धचालक का उपयोग करते थे तो वो डायोड के जैसा कार्य करता था। लेकिन आप 3 को अर्धचालक लीजिएगा, अर्धचालक तो आपका 2 ही प्रकार का है, एक एन टाइप है वो पी टाइप।
लेकिन आप इसको दो तरह से आप कर सकते हैं। 3 अर्धचालक आप ले रहे हैं, कितना अर्धचालक? 3 अर्धचालक, 3 अर्धचालक ले रहे हैं, 2 को एन का। ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर एक ऐसा युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के जैसा व्यवहार करता है, ट्रायोड वाल्व के जैसा व्यवहार करता है। इसमें 3 अर्धचालक होते हैं, 2 पी टाइप, एक एन टाइप, एक 2 एन टाइप, एक पी टाइप। यानी ट्रांजिस्टर आपका 2 प्रकार का होता है। ट्रांजिस्टर आपका 2 प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आपका 2 प्रकार का होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर हो चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, ट्रांजिस्टर में 3 अर्धचालक होता है। किसी भी तरह का ट्रांजिस्टर होगा उसमें अर्धचालक का संख्या 3 होगा, अर्धचालक का संख्या जो होगा 3 होगा। जो पहला वाला अर्धचालक है, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो जो सबसे पहला वाला अर्धचालक है उसको उत्सर्जक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जक कहते हैं, इंग्लिश में एमीटर कहते हैं। बीच वाले अर्धचालक को हम लोग आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। और सबसे दाहिना तरफ का जो अर्धचालक है उसको हम लोग संग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं, कलेक्टर इंग्लिश में कहते हैं। जो सबसे बायां साइड का अर्धचालक है, जो सबसे पहला अर्धचालक आपका है, चाहे वो पी टाइप रहे या एन टाइप रहे, उसका चौड़ाई देखिए सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम चौड़ाई देखिए आधार का है, और उससे देखिए उत्सर्जक से कम चौड़ाई आपका संग्राहक का है। सबसे ज्यादा चौड़ाई आपका जो बाएं साइड में है उत्सर्जक, सबसे उससे कम चौड़ाई दाहिना साइड में जो है आपका संग्राहक का, और सबसे कम चौड़ाई आपका आधार का है। डोपिंग जो करते हैं, डोपिंग आपको बताया था, डोपिंग क्या है कि अर्धचालक जो है, यानी कि अर्धचालक का शुद्ध अर्धचालक के चालकता को बढ़ाने के लिए उसके बाहर में कुछ क्रिस्टल मिलाते हैं, बाहर से कुछ तत्व मिलाते हैं, या तो वर्ग संख्या 15 का तत्व या वर्ग संख्या 13 का तत्व मिलाते हैं, तो उसका चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है। शुद्ध अर्धचालक का चालकता बढ़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डोपिंग, हिंदी में अपद्रव्यीकरण कहते हैं। आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डोपिंग क्या है, तो शुद्ध अर्धचालक, अच्छा शुद्ध अर्धचालक परम शून्य ताप पर, क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है कि परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। ठीक है प्रियांशु यादव, खुश रहिए। परम शून्य ताप पर, हाँ ठीक है, खुश रहो बाबू। प्रियंका यादव, आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है डोपिंग क्या है ना। तो डोपिंग क्या है कि शुद्ध अर्धचालक जो है वर्ग संख्या 14 से जो मिलकर बना होता है उसका चालकता बहुत कम होता है, और उसके चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बाहर से कुछ तत्व मिलाते हैं। वर्ग संख्या 14 से तो शुद्ध अर्धचालक बना हुआ, या तो उसमें वर्ग संख्या 13 वाला मिलाएंगे या वर्ग संख्या 15 वाला मिलाएंगे। मिलाने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं, हिंदी में अपद्रव्यीकरण कहते हैं। तो मेरा ये कहना है, ट्रांजिस्टर हम लोग चल रहे थे, ट्रांजिस्टर में इसका चौड़ाई सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, इसका चौड़ाई सबसे ज्यादा होता है, उत्सर्जक का चौड़ाई सबसे ज्यादा होता है, संग्राहक का चौड़ाई उससे कम होता है, और सबसे कम चौड़ाई आपका आधार का होता है। नहीं, उसी तरह से डोपिंग सबसे ज्यादा आपका उत्सर्जक में रहेगा, और उससे कम डोपिंग रहेगा संग्राहक में, सबसे कम डोपिंग रहेगा आपका आधार में। नहीं, दूसरा बात, आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, अग्र अभिनति करते हैं। बैटरी से जोड़ने का अभिक्रिया जो होता है इसको अग्र अभिनति करते हैं। उत्सर्जक और आधार के बीच जो बैटरी का कनेक्शन होता है, जो सेल से कॉम्बिनेशन जो करते हैं, वो अग्र अभिनति करते हैं। अग्र अभिनति में बताए थे, पी टाइप को पॉजिटिव के बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से उत्सर्जक, ये आधार और संग्राहक के बीच में उत्क्रम अभिनति करते हैं, उत्क्रम या पार्श्व अभिनति जिसको कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? आधार और संग्राहक के बीच में पार्श्व अभिनति करते हैं, उल्टा कनेक्शन करते हैं। उल्टा कनेक्शन करते हैं, पी टाइप के अर्धचालक को नेगेटिव से जोड़ेंगे, एन टाइप के अर्धचालक को पॉजिटिव से जोड़ेंगे। तो आप लोग का क्वेश्चन था, अनूप कुमार आपका क्वेश्चन था पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर।
किसी भी तरह का ट्रांजिस्टर रहेगा, जैसे मान लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए कि पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, और ये मान लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, है ना। ट्रांजिस्टर आपका दो प्रकार का होता है, पीएनपी और एनपीएन। पीएनपी ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं कि वैसा ट्रांजिस्टर जिसमें दो पी टाइप के अर्धचालक के बीच में एक पतला एन टाइप का अर्धचालक दबा होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। और एनपीएन ट्रांजिस्टर का परिभाषा अगर क्या लिखिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर वैसा ट्रांजिस्टर है जिसमें दो एन टाइप के अर्धचालक के बीच में एक पी टाइप का अर्धचालक दबा होता है, दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप का अर्धचालक दबा होता है, उसको कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्लियर है। तो चाहे वो पीएनपी हो या एनपीएन हो, कॉम्बिनेशन तो हम वैसे करते हैं बैटरी से। बैटरी से जो कनेक्शन करते हैं पी टाइप को, अभी जस्ट बताए थे, पहला जो है उत्सर्जक और आधार के बीच में अग्रभिनति पी टाइप को पॉजिटिव से एन टाइप को निगेटिव से जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। और वो आधार और संग्राहक के बीच में उत्क्रम या पास अभिनति यानी एन टाइप को पॉजिटिव से और पी टाइप को निगेटिव से जोड़ते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है, कनेक्शन। आप इसमें भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, एन टाइप को पहला दो को आपको बताया था आगे अभिनति, एन टाइप को निगेटिव से और पी टाइप को पॉजिटिव से, नहीं निगेटिव को पॉजिटिव से। फिर इसमें उल्टा कनेक्शन करते हैं, पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं। इस तरह से आपका एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में आपका क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है। आप फिगर भी इस तरह से भी बना सकते हैं, फिगर इस तरह से भी बना सकते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर आप इस तरह से भी देख सकते हैं। उत्सर्जक हो गया, आधार हो गया और ये संग्राहक हो गया, इसमें भी बना सकते हैं आप। ये हो गया, जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हैं। एन पी एन ट्रांजिस्टर आप बना सकते हैं, उत्सर्जक हो गया, आधार हो गया, संग्राहक हो गया, दोनों में से कोई भी फिगर आप बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। तो आपका दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या इसी को कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इसी को कहते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी होता तो कई प्रकार का, लेकिन मेनली रूप से 2 प्रकार का आपको देखना है, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कुछ दिन पहले भी सरल सूक्ष्मदर्शी आपको बताया गया है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ऑब्जेक्टिव बताएंगे दिनेश कुमार, ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हाँ विजय कुमार यादव, आप हमेशा कमेंट करते रहिएगा, तो पढ़िएगा कब? तो हाँ विकास कुमार, मोटिवेशनल शायरी बोलिए ना सर। मोटिवेशनल शायरी क्या है? मोटिवेशनल शायरी कुछ नहीं है अभी के लिए। अभी मोटिवेशनल शायरी यही है कि मैन हिमसेल्फ इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज लाइफ। एक आदमी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। विकास कुमार, आपका क्वेश्चन है मोटिवेशनल शायरी। मोटिवेशनल शायरी क्या है कि मैन हिमसेल्फ इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज लाइफ। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि एक आदमी अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। आपको क्लास में उदाहरण दिए थे कि एक जो है वो पानी का बोतल वाला उदाहरण याद है? पानी का बोतल, एक आदमी जो है बोला था कि पापा हमको कुछ बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। तो उसका पापा बोला रे बेटा क्या करोगे इतना पैसा?
तो नहीं नहीं ज्यादा नहीं, हमको कुछ पैसा दे दीजिए कि जिससे कि हम अपना पैर पर खड़ा हो जाएं। उसका पापा बोला वाह बेटा तुम अब इतना जवान हो गया कि पैर पर खड़ा होगा, तो कितना चाहिए? तो इतना चाहिए, तो ले लो। क्या करोगे तुम? तो पानी बेचेंगे। उसका पापा इतना हंसा, मीटिंग चल रहा था वहां पर, मीटिंग में जितना आदमी था सब जो है हंसने लगा कि बाप रे बाप पानी बेचेगा। पानी जो है नल में या कुइया में उस समय जो है सब जो है आपका ये बिकता है, ऐसे फ्री में मिलता है, तुम बेचोगे। और आज के डेट में पानी बेच के भी देखिए कितना आदमी खरीदता है। आप लोग भी पीते होंगे तो पानी खरीदते होंगे। इसलिए कह रहे हैं आप लोग को कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, जो क्वेश्चन आपको मिले उसको पीते जाइए। जो क्वेश्चन आपको मिले यहाँ पर, आज 13 नंबर क्लास है लगता है, अभी तो ज्यादा मोटिवेशनल हम कुछ नहीं कह सकते, यही कह सकते हैं जो मिले उसको बढ़िया से पीते चल जाइए, सब आपको इनकमिंग फ्यूचर बेनिफिशियल होगा। बाकी आप देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या है ना कि एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है। अत्यंत सूक्ष्म वस्तुओं को, जो अपने नग्न आंखों से जिसको आप नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए काम में आता है, उसी को कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आपका यही है। आदित्य राज हिमांशु कुमार, चलिए आपका कमेंट नहीं देखेंगे, आप खाली जो है गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। आप जो है बोर्ड पर देखिए, आप कुछ नहीं सुनेंगे, गुड मॉर्निंग, सबको एक ही बार गुड मॉर्निंग। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है ना कि एक खोखला पतला, वो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लैब वगैरह में देखते होंगे, लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी देखते हैं वही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। उसमें एक आपका पतला खोखला लंबा नली होता है, इस टाइप का पतला खोखला लंबा नली होता है, और इस नली में दोनों सिरा पर जो है एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। जिस लेंस से आप देखते हैं उसको अभिदृश्यक कहते हैं, और जो लेंस यहाँ रहता है स्टेज पर रहता है, और स्टेज के समीप रहता है, 3 को ऐसे करके निकला हुआ रहेगा। देखिए एक में 10x, एक में 40x, एक में 100x लिखा हुआ रहता है। और स्टेज पर जो स्लाइड वगैरह रखते हैं, जो चीज को हम लोग को देखना है, ठीक है, तो जिस लेंस से आप देखते हैं उसको नेत्रिका कहते हैं, और जो लेंस वस्तु के समीप रहता है, स्टेज पर जो वस्तु रखे हैं उसके समीप जो लेंस 3 को यहाँ रहता है, उसको अभिदृश्यक कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक लंबा पतला धातु का बना हुआ, लोहा का बना रहता है, काला रंग का देखिएगा, लंबा खोखला नली होता है। ठीक है, लंबा खोखला नली होता है जिसके दोनों सिरा पर एक एक उत्तल लेंस लगा रहता है। दोनों में उत्तल लेंस रहता है, यहाँ भी उत्तल लेंस, यहाँ भी उत्तल लेंस। अंतर यही है कि अभिदृश्य का फोकस दूरी कम होता है और नेत्रिका का फोकस दूरी ज्यादा होता है। नेत्रिका जिससे हम देखते हैं उसका फोकस दूरी ज्यादा होता है, इसका द्वारक भी ज्यादा होता है, और इसका फोकस दूरी और द्वारक क्या होता है, कम होता है। ठीक है, फोकस दूरी द्वारक इसका कम होता है अभिदृश्य का, और इसका ज्यादा होता है। आप देखिएगा इंडिया में जो अवेलेबल है इसमें 10x लिखा हुआ रहेगा, इसमें 40x, इसमें 100x, और जो नेत्रिका 5x, 10x, 15x, तीनों में से कोई एक लगा हुआ रहता है। और ये दोनों लेंस के बीच के दूरी को हम लोग आवश्यकता अनुसार क्या है, परिवर्तित कर सकते हैं। अगर बनावट आएगा लिखने के लिए तो इतना लिखना है आपको, बनावट आएगा लिखने के लिए तो कहिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में एक लंबा धातु का बना हुआ पतला खोखला नली होता है, जिसके दोनों सिरा पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस वस्तु के समीप रहता है उसको अभिदृश्यक कहते हैं, और जो लेंस नेत्र के समीप होता है उसको क्या कहते हैं, नेत्रिका कहते हैं। ये दोनों लेंस के बीच की दूरी को आवश्यकता अनुसार वो स्क्रू रहता है। ठीक है, उसी से हम लोग, एक मोटा स्क्रू रहता है, एक पतला रहता है। मोटा वाला को घुमाइएगा तो ज्यादा वो नीचे ऊपर हो, जब एडजस्ट हो गया उसका पतला वाला हल्का हल्का घुमाते हैं तो जाकर देखते हैं कि वस्तु जो है साफ साफ आपको दिखेगा। मोटा वाला को घुमाइएगा तो वस्तु दिखने लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिएगा तो। लेकिन एकदम पूरा क्लियर इमेज चाहिए तो उसको पतला वाला घुमा के आप बढ़िया से एडजस्ट करते हैं तो जाके बढ़िया से साफ साफ वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, तो 2 गो लेंस होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, 2 गो लेंस होता है।
एक रफ फिगर हम बना देते हैं, एक रफ फिगर हम बना देते हैं। यह अभिदृश्यक है और ये नेत्रिका है। अभिदृश्य को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसको आईपीस कहते हैं। इसका फोकस हो गया FO, नेत्रिका का फोकस हो गया FE। एक वस्तु रख रहे हैं हम लोग, अभिदृश्य के फोकस के बाहर एक वस्तु रख रहे हैं, तो अभिदृश्य के द्वारा इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब देखिए बन रहा है अभिदृश्य के द्वारा, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है नेत्रिका के फोकस के अंदर, जो कि नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। वस्तु मान लेते हैं AB है और प्रतिबिंब मान लेते हैं A', B' बन रहा है, और ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा, जिसके अंतिम प्रतिबिंब ये देखिए मान लेते हैं अंतिम प्रतिबिंब आपका ये हो गया। क्लियर है? यही 8 है। वस्तु का दूरी U, अभिदृश्य के लिए है तो UO दे दिए हैं। अभिदृश्य के द्वारा प्रतिबिंब देखिए यहां बन रहा है A', B', VO। थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, नेत्रिका के लिए वस्तु यहां पे है, नेत्रिका के लिए वस्तु हो गया ये UE। E इसलिए दे दिए कि आईपीस का है, पता चलेगा। यहां से यहां तक FO है और यहां से यहां तक देखिए FE है। ये D हो गया। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को कैपिटल D से सूचित करते हैं, जिसका मान स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। फिर से देख लीजिएगा, दो लेंस है अभिदृश्यक और नेत्रिका। इसका आवर्धन क्षमता का व्यंजक अभी लिखेंगे, प्राप्त करेंगे, सिद्ध करेंगे। अभिदृश्यक के फोकस के बाहर एक वस्तु रखे हैं AB। हाँ ठीक है अभिजीत कुमार, हम पहचान रहे हैं। चलिए, एक अभिदृश्यक है, अभिदृश्यक के फोकस के बाहर एक वस्तु रखे हैं AB, और AB से चलने वाला प्रकाश का एक देखिए पैरेलल लिए हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के समांतर लिए हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बाद देखिए ये दोनों एक सीधे चला गया, तो दोनों देखिए यहाँ पर कट रहा है, जो कि नेत्रिका के फोकस के अंदर है। ठीक है, परिनमन अनुपात, परिनमन अनुपात, द्वितीयक परिनमन अनुपात। आप लोग क्वेश्चन आप लोग जब यहाँ पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा बता देते हैं आपको, परिनमन अनुपात क्या? ट्रांसफार्मर में दो कुंडली आपको बताए थे, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक वाला में इनपुट देते हैं और द्वितीयक कुंडली से क्या आउटपुट मिलता है। तो द्वितीयक कुंडली से जो आउटपुट मिल रहा है, यानी द्वितीयक कुंडली द्वारा निर्गत शक्ति और प्राथमिक कुंडली में निवेशित शक्ति के अनुपात को हम लोग कहते हैं परिनमन अनुपात। ट्रांसफार्मर की दक्षता इसी को कहते हैं। हाँ चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थोड़ा देर के बाद विकास कुमार, परिनमन अनुपात हो गया। परिनमन अनुपात हो गया। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली से निर्गत शक्ति बटे कर दीजिएगा प्राथमिक कुंडली में निवेशित शक्ति, दोनों के अनुपात को परिनमन अनुपात कहते हैं, जिसको ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। हाँ ये क्लियर है? तो इसमें हम लोग एक और फिगर हम लोग को बनाना पड़ेगा। ये तो हो गया, AB है, ये D हो गया, ये आंख हो गया। जब चश्मा नहीं लगाएंगे तो ये अल्फा हो गया, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो बीटा। आपको बताए थे ट्रांसफार्मर की दक्षता
सॉरी ट्रांसफार्मर की दक्षता नहीं, इसमें आवर्धन क्षमता बताए थे, आवर्धन क्षमता बताए थे कि माइक्रोस्कोप या कोई भी प्रकाशिक यंत्र के द्वारा देखेंगे तब जो दर्शन कोण बन रहा है, और बिना प्रकाशिक यंत्र लगाए जो देख रहे हैं तब जो दर्शन कोण बन रहा है, दोनों के अनुपात को हम लोग कहते थे क्या, आवर्धन क्षमता, जिसको कैपिटल एम से सूचित किए थे। वही हम लोग को आज निकालना है। तो ये दो को फिगर आप लोग का बन गया है, यहाँ पर बना दिए हैं दोनों फिगर। अब एक एक करके हम लोग चलते हैं, एक एक करके चलते हैं। तो टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार ए बी बटे डी हो जाएगा, और टेन बीटा, अच्छा टेन अल्फा की जगह अल्फा लिख सकते हैं, टेन बीटा की जगह बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कोण का मान बहुत कम जमा किए जड़ी हुए है तो कोण कितना डिग्री बनेगा, बहुत कम। और आपको कुछ दिन पहले 2 या 3 दिन पहले भी बताया था कि जब कोण कम रहे तो साइन हो या टेन हो, जरूरत पड़े तो हटा सकते, जरूरत पड़े तो ला सकते हैं। तो टेन अल्फा की जगह अल्फा लिखे, टेन बीटा की जगह बीटा लिखे। तो टेन बीटा बराबर लंब बटे आधार, देखिए लंब ए डैश बी डैश है, आधार आपका ए डैश ये है, ए डैश बी डैश बटे आधार है ए डैश ई, ठीक है, ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई, ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई, ठीक है। इसके बाद आप लोग का क्या है ना कि आप आवर्धन क्षमता निकालना है, ठीक है, निकालना क्या, आवर्धन क्षमता। m बराबर आपको बताया था बीटा बाय अल्फा, तो बीटा की जगह ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई बटे अल्फा की जगह पर ए बी बटे डी, ये आपका ए डैश बी डैश बटे ए बी, ए डैश बी डैश अब बटे ए बी आप लिख सकते हैं, सबसे नीचे है ऊपर चल जाएगा डी बटे ए डैश ई, कोई दिक्कत, ये आप लिख सकते हैं, क्लियर है। यहां पर आप लिख सकते हैं इस तरह से। आप यहां पर आप देख लीजिए त्रिभुज ए ओ बी, देख लीजिएगा थोड़ा सा, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, आप फिर से एक बार देखिएगा, त्रिभुज ए ओ बी ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। आप देख सकते हैं ये कोण बराबर ये कोण, इसमें 90 डिग्री ए है 90 डिग्री, इसमें ए डैश है 90 डिग्री, ये दोनों त्रिभुज ए ओ बी और ए डैश ओ बी डैश दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप, दोनों त्रिभुज समरूप है, डायरेक्टली लिख देते हैं समरूप है। समरूप रहेगा तो इसका लंब बटे इसका लंब बराबर इसका आधार बटे इसका आधार, नहीं तो ए बी लंब देखिए यहां अगर ए बी लंब है ए बी बटे ए ओ, तो ए डैश बी डैश लंब इसका है, इस त्रिभुज में लंब ए डैश बी डैश है और ओ ए डैश, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ चूंकि ए डैश बी डैश बटे ए बी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश, इसको नीचे कर दीजिए ए बी, तो ये जब नीचे आ गया तो ये ऊपर चल जाएगा ओ ए डैश बटे ओ ए, नहीं अब ओ ए डैश बराबर क्या है, देखिए फिगर में सारा चीज मेंशन कर दिया, ओ से लेके ए डैश, ओ से लेके ए डैश, देखिए अभी दृश्यक द्वारा प्रतिबिंब बन रहा था ए डैश बी डैश, नहीं ए ओ से लेके ए डैश बी डैश, देखिए क्या है भी भी ओ, नहीं दाहिना साइड में है इसलिए प्लस कर दिए, लेंस के दाहिना साइड रहेगा प्लस, बायां साइड रहेगा तो माइनस, ओ ए ओ से लेके ए तक, देखिए ये वाला दूरी ओ से लेके ए तक, ए भी क्या वस्तु है, तो वस्तु का दूरी को क्या चीज से सूचित किए हैं, यू से, यू से है ना, अभी दृश्य के लिए है तो यू ओ, माइनस में दे देंगे क्योंकि बायां साइड है, माइनस में दिए हैं बायां साइड है, और ए डैश ई, ए डैश ई, ए डैश ई, ए डैश ई के जगह क्या यू ई, ए डैश बी डैश नेत्रिका के लिए क्या वस्तु का काम करेगा, नेत्रिका के लिए ए डैश ई, ए डैश बी डैश क्या है
वस्तु का काम करेगा। विद्युत द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा। ए डैश ई की जगह यूई, ए डैश ई के जगह पर यूई। मान सब रखेंगे यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे m बराबर इसके जगह पे देखिए आया हुआ है माइनस vo बाय यूओ, माइनस vo बाय यूओ गुने d बाय यूई। d बाय क्या हो गया, यूई। ये हो गया आपका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है। इसमें दो केस आता है, इसमें दो केस आता है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, दो केस आता है। तो वन हम लोग देख रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना रहे हैं, अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब जो है, जो अंतिम प्रतिबिंब देखिए किसके द्वारा बनता है, नेत्रिका के द्वारा। तो ये बन रहा है कहां पे, अनंत पे। कहां पे बन रहा है, अनंत पे। जब अनंत पे बनेगा तो वस्तु जो होगा कहां पे होगा, फोकस पे। वस्तु कहां पे होगा, फोकस पे। कभी भी प्रतिबिंब अगर अनंत पर बने तो वस्तु रहेगा फोकस पे, और फोकस पर बने तो वस्तु रहेगा कहां, अनंत पे। प्रतिबिंब का बनना है अनंत पे तो वस्तु रहेगा फोकस पे। कहां रहेगा, फोकस पे। यूई के जगह एफ ई, यूई के जगह क्या रख देंगे, एफ ई। तो m बराबर हो गया माइनस vo बाय यूओ गुना d बाय एफ ई। d बाय हो गया एफ ई। कोई दिक्कत, ये हो गया आपका कहां पर, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तब। और दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है। दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। केस 2 आपका है, यहां से लिख देते हैं। केस 2 है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, ये दूसरा केस आपका बताने जा रहा है, कहां पे अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, यानी कि v की जगह हो जाएगा d, v की जगह हो जाएगा d। क्योंकि लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v। ठीक है, 1/v और माइनस 1/u। क्योंकि नेत्रिका का है इसलिए e लगा दिए सब जगह। ठीक है, 1/v माइनस 1/u 1/fe बराबर v के जगह देखिए क्या लेना है, d लेना है, माइनस 1/d और माइनस माइनस प्लस 1/u। 1/u बराबर हो गया 1/fe प्लस 1/d, 1/d प्लस 1/fe। ये मान आप रखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रखिएगा, यहाँ लिख देते हैं इसके बाद 1/u d से गुना कर दीजिए, ऊपर में तीन दोनों साइड d से गुना, d/ue बराबर d से गुना कीजिएगा तो d/d 1 हो गया, 1 प्लस d/fe।
और देखिए मेन फार्मूला आपका आया हुआ है m बराबर माइनस वी ओ बाई यू ओ गुना डी बाई यू ई, इसलिए m बराबर हो गया माइनस वी ओ बाई यू ओ गुना डी बाई यू ई, तो डी बाई यू ई की जगह पर हो गया कहाँ, देखिए 1 प्लस डी बाई एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ ई। यही फार्मूला आप लोग का सिद्ध होगा कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, यही आपका फार्मूला आपको सिद्ध करके आएगा। हाँ नहीं, दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। हाँ, जो क्वेश्चन आप पूछे हैं कि सर वो केस 1 और केस 2 दोनों लिखना है, नहीं, क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा। कोई एक केस आपको पूछेगा, हम आपको दोनों केस बता दिए हैं। आपका दिया हुआ रहेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है प्रतिबिंब या अनंत पर बन रहा है। दोनों केस हम बता दिए, केस 1 और केस 2, दोनों में से एक केस पूछेगा। कोई दिक्कत और है तो बोलिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घर में भी इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, कहाँ कहाँ कैसे किए हुए हैं उसको देख लीजिएगा। ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना। आप देखिएगा, फिर से बता दें इसको एक बार, यस या नो का जवाब दीजिए, फिर से बता दें या नहीं, जल्दी बोलिए। किसी तरह का डाउट रहे, डाउट वगैरह भी पूछा कीजिए। किसी तरह का, क्योंकि एग्जाम आप लोग का बहुत नजदीक है, 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है। चलिए ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा। फिगर से देखिए शुरुआत करते हैं, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबू, ठीक है, ठीक है रोशनी कुमारी, ठीक है बाबू, बता रहे हैं एक बार और। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, थोड़ा स्पीड में बोलेंगे, सुनिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को हम लोग यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं, जिसमें जिसके सहायता से हम लोग नजदीक में रखा हुआ बहुत छोटा कीड़ा मकोड़ा जो हमको दिखाई नहीं देगा, है ना, एक्टिविया बैक्टीरिया ऐसे को देखने में हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बनावट में आपको क्या लिखना है, बनावट में यही लिखना है कि एक धातु का बना हुआ पतला खोखला लंबा बेलनाकार नली होता है ना। नेहा कुमारी बोर्ड पे, तो लंबा खोखला बेलनाकार नली होता है जिसमें दोनों सिरा पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। एक लेंस से हम देखते हैं और एक लेंस वस्तु के समीप होता है। तो जिस लेंस से आप देखते हैं उसको नेत्रिका कहते हैं, और जो लेंस वस्तु के समीप रहता है उसको अभिदृश्यक कहते हैं। नहीं, अभिदृश्यक कहते हैं। अभिदृश्यक का फोकस दूरी और द्वारक कम होता है, नेत्रिका का फोकस दूरी द्वारक ज्यादा होता है। दोनों लेंस के बीच के दूरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं। ये लैंग्वेज आपको बनावट में लिखना पड़ेगा। इसमें आप देख सकते हैं 2 लेंस लिए, ये है आपका अभिदृश्यक, पहला लेंस इधर वाला जो बाएं साइड आपको दिख रहा होगा ये अभिदृश्यक है, और ये लेंस जो है नेत्रिका है। ठीक है, तो अभिदृश्यक के फोकस हम लोग, अभिदृश्यक को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ओ से सूचित किए हैं। ठीक है, जहां जहां ओ है समझ जाइएगा कि वो अभिदृश्यक के लिए लिया गया है। और नेत्रिका को इंग्लिश में आईपीस कहते हैं, जहां जहां ई लिखा हुआ है वहां समझ जाइएगा आईपीस है। तो अभिदृश्यक का ये हो गया, अभिदृश्यक यहाँ है। ठीक है, अभिदृश्यक के फोकस के बाहर एक वस्तु रखे हैं एबी, अभिदृश्यक के फोकस के बाहर एक वस्तु रखे हैं क्या, एबी। तो एबी से चलने वाला प्रकाश का किरण, एक देखिए पैरेलल लिए टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष के एक समांतर किरण लिए है, तो समांतर किरण जब भी गुजरेगा तो फोकस से ये FO से देखिए गुजरा है, और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से लिए प्रकाशिक केंद्र से, विदाउट डेविएशन स्ट्रेट चला जाएगा, बिना विचलन का वो प्रकाश क्या सीधे चला जाएगा। ये दोनों प्रकाश देखिए यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण किया, जो कि ये नेत्रिका के लिए क्या है, वस्तु का काम करेगा। और ये प्रतिबिंब ऐसा बनता है नेत्रिका के फोकस के अंदर बनता है। नेत्रिका का फोकस जो Fe है वो Fe के अंदर बन रहा है, एडेस बीडेस जो प्रतिबिंब बन रहा है अभिदृश्यक के द्वारा नेत्रिका के फोकस के अंदर बन रहा है, और ये प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब आप देख सकते हैं यहाँ पे बना है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डायरेक्ट हम लोग नग्न आंखों से देख रहे हैं, नग्न आंखों से देखेंगे तो AB बाई D हो गया, मतलब ये AB हो गया और ये D हो गया। नग्न आंखों से देखेंगे तो जो दर्शन कोण बनेगा उसको अल्फा से सूचित करते हैं, और माइक्रोस्कोप में दर्शन कोण क्या है, बीटा है। क्या है, बीटा।
अल्फा और बीटा, क्योंकि m बराबर होता है बीटा बाय अल्फा, m बराबर बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, लंब है ए बी, आधार है डी। थोड़ा स्पीड में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखिए टेन बीटा दिए तो लंब बटे आधार किया, इसमें भी लंब देखिए इसमें ए डैश बी डैश, आधार देखिए ए डैश ई है, ए डैश बी डैश बटे ए डैश ई। कोई दिक्कत? आवर्धन क्षमता है ना, आवर्धन क्षमता को m से सूचित करते हैं, आपको बताया गया है m बराबर बीटा बाय अल्फा। बीटा और अल्फा का वैल्यू, बीटा का मान देखिए यहाँ से रख देंगे और अल्फा का मान यहाँ से रख देंगे। आपका ए डैश बी डैश बटे ए बी हो गया, सबसे नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा डी बटे ए डैश ई। अब हम लोग क्या किए हैं कि एक बार त्रिभुज आपका ए ओ बी, बोर्ड पर देखिएगा, त्रिभुज ए ओ बी है ना, और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश, ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों त्रिभुज में देखिए ये कोण बराबर ये कोण है, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, दो कोण बराबर, तीसरा अपने आप बराबर होगा, यानी कि त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ ए डैश ओ बी डैश, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। और जब समरूप रहेगा तो इस त्रिभुज का लंब बटे इसका आधार, इसका लंब बटे इसका आधार, या लंब बटे लंब, आधार बटे आधार हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर दिए हैं, बस दोनों का मान यहाँ से रख दिए हैं, बाकी यहाँ पर उतार दिए हैं। अब हम लोग दो केस देखें, नहीं पहला केस देखें, प्रतिबिंब कहाँ पे बना है? अनंत पे बना है। प्रतिबिंब जो बन रहा है कहाँ पे? अनंत पे। जब अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु कहाँ रहेगा? फोकस पे। कभी भी प्रतिबिंब अगर अनंत पर बने तो वस्तु फोकस पर, और प्रतिबिंब अगर फोकस पर बने तो वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो अनंत पर अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु हो गया फोकस पर, यानी कि वस्तु का दूरी जो u से सूचित करते हैं। अरे ई तो लगा दिए हैं कि नेत्रिका से, अंतिम प्रतिबिंब किससे बनेगा? नेत्रिका से, इसलिए ई लगा दिए, इसलिए हम लोग ई लगा दिए। यू बराबर एफ हो गया, फोकस किसका फोकस? नेत्रिका का फोकस। तो बस ये फार्मूला जो है m बराबर माइनस vo बाई u उतार दिए हैं, और d बटे यू की जगह क्या लिखेंगे? एफ। ये आपका आ गया जब स्पष्ट, जब अनंत पर बने तब। और केस 2 में देखना है जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं, कैपिटल डी से। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। तो भी की जगह माइनस डी ले लिए हैं, भी की जगह हम लोग ले लिए हैं माइनस डी। ठीक है, लेंस सूत्र लगा देंगे, 1/f बराबर होता है v माइनस 1/u। लेंस सूत्र होता है 1/v, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो f की जगह f, v की जगह v और u की जगह ue। सब में e लगा दिए हैं, कोई दिक्कत? क्लियर है? उसमें जो है आपका v की जगह देखिए यहाँ से माइनस डी रख दिए हैं। अब दोनों साइड में क्या किए? डी से देखिए 1/u रहने दिए और माइनस 1/d को इधर कर दिए, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया। ठीक है, तो 1/u बराबर 1/d या प्लस 1/d। अब दोनों साइड में d से गुना कर देंगे, दोनों साइड में d से गुना करेंगे तो d/ue बराबर d/d, तो d/d कटेगा तो 1 होगा, और d/fe, और d/ue जो है ये वाला, ठीक है, इसके जगह पर ये वाला मान यहाँ पर रख देंगे तो याद आएगा m बराबर माइनस vo/u, और इसके जगह पे देखिए वो वाला मान रख दिया। अब तो कहीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कुछ क्वेश्चन भी आप लोग के पास स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। कुछ क्वेश्चन भी है तो पूछिएगा। हो गया? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। हाँ हाँ, 1 क्या है मतलब? अच्छा, आवर्धन का मान +1, यही क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान धनात्मक होता है। वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, क्या क्वेश्चन है पता नहीं चल रहा है? विकास कुमार, क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान जो होता है ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है m का मान, और काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा, काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब रहेगा तो आवर्धन का मान प्लस में होगा, धनात्मक होगा।
ठीक है, तो आज रहने दीजिए, बाकी फिर कल देखेंगे इसी समय।